इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को मिशन के रूप में सामाजिक परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करने का जो संकल्प लिया गया है, उसी दिशा में आज पहले पड़ाव पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का विस्तार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे पुराने मिशनरी कार्यकर्ता साथी जो लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, श्री सुभाष चंद्र लहरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नाम कैसे था? श्री सुभाष चंद्र लहरी जी हमारे दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आगे आई है, तो उन्होंने पूरा अपना योगदान संगठन को समर्पित करते हुए एक संकल्प लिया और उनके मिशनरी साथी होने तथा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसका कि आज की बैठक में सर्वसम्मत से लोगों ने न केवल अपनी सहमति दी बल्कि गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में बामसिफ के तर्ज पर यहाँ पर राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ का भी गठन किया गया, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग रहेंगे। मुख्यतः उसमें रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी, वर्तमान में अधिकारी, वर्तमान में कर्मचारी के पदों पर काम कर रहे सरकारी क्षेत्र को कर्मी रहेंगे, जो या तो पूर्व में रह चुके हैं या वर्तमान में हैं। जिस प्रकार से पहले बहुजन समाज पार्टी में बामसिफ के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कैडर दिया जाता था, उसी प्रकार से इस उप संगठन के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडर देने का काम करेंगे, जिसमें हमारे एक बहुत ही पुराने और वरिष्ठ अनुभवी बामसिफ के साथी, जिन्हें मानवर काशीराम साहब के साथ भी काम करने का अवसर मिल चुका है, लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं, ऐसे अनुभवी साथी विनोद मिलिंद जी को इसका राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ का मुख्य प्रेरक मनोनीत किया गया है और उनके सहयोगी के रूप में श्री श्यामलाल गौतम जी को सह मुख्य प्रेरक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के बाद जल्दी ही हम जहां अपने राष्ट्रीय कार्य समिति का विस्तार करेंगे, वहीं पर
प्रदेश में भिन्न भिन्न चरणों में जोन कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जिला संगठन के रूप में विस्तार करेंगे, जिसमें जोनल कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर मिलकर के जिला इकाई के गठन की कार्रवाई को पूरा करेगा। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि संगठन में बहुजन समाज की सूरत दिखाई पड़नी चाहिए, यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, उपेक्षित, महिलाएं, आप सभी का प्रतिनिधित्व समुचित हो, अल्पसंख्यकों को भी समुचित हिस्सेदारी हो। इस बात को ध्यान में रख करके संगठन बनाया जाएगा। जैसा कि मानवर कांशीराम जी ने एक बहुत पहले नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी फार्मूले पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी भी आगे चलेगी। क्योंकि मानवर कांशीराम के इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को के ठहराव में काफी लंबा समय बीत गया, क्योंकि हम लोग कभी मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में काम करते रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने जो भी कभी बहुजन समाज पार्टी में किसी भी पदाधिकारी के रूप में रहा, किसी भी कार्यकर्ता के रूप में रहा, किसी भी संगठन के जिम्मेदार पदों पर रहा है, उन सबको इकट्ठा करके मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलजुल के करेंगे। हम समझते हैं कि बीच में जो ठहराव आया उस कमी को जल्दी दूर करेंगे, और साथ ही साथ मानवर कांशीराम के उस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को, जिसको माननीय बहन जी ने नारा देकर के कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी करके, मानवर कांशीराम के मुख्य नारे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी भागीदारी की दिशा मोड़ दी थी, हम उस पुराने रास्ते पर चलते हुए इस वंचित, उपेक्षित बहुजन समाज को सशक्त, मजबूत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, 2024 में आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए या मायावती जी की पार्टी, क्योंकि आप लोग का दल तो अभी नया है? देखिए, कुल मिलाकर के हमने जिस दिन पार्टी और उसका झंडा लॉन्च किया था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, उसी दिन मैंने सार्वजनिक रूप से आप सभी मीडिया साथियों के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि चूंकि वर्तमान में इंडिया अलायंस इस देश की आवश्यकता है, ऐसी हालात में जब देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी हो, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का धन झेल रहे हों, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी हो, किसानों को दोगुना लाभ दिलाने का वादा करने वाले किसानों को दोगुना लाभ दिलाना तो बहुत दूर, आज उन पर एमएसपी के नाम पर लाठियां भाज रहे हों, रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हों, ड्रोन से उन पर आंसू गैस छोड़ रहे हों, रबर की बुलेट चलाई जा रही हो, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा हो, वहीं पर दूसरी ओर लघु एवं मध्यम व्यापारियों को भी आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए पहले जीएसटी के माध्यम से उनका धनादोहन किया गया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। इसी को देखते हुए कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको देखते हुए आप देश भी खतरे में है
वहीं दूसरी ओर संविधान भी खतरे में है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को दिया गया आरक्षण आज शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यहां तक कि जातिवार जनगणना की मांग की अनदेखी की जा रही है। जब पिछड़ों की बात आएगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी दुहाई देंगे कि हम भी पिछड़े हैं, और अभी पार्लियामेंट में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता कि सबसे पिछड़ा यहाँ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े हो जाते हैं, लेकिन जब देश के वंचित, उपेक्षित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के हितों की बात आती है तब वो कहते हैं हम पिछड़ा में विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। अब उनकी नज़र में शायद अदानी और अंबानी गरीब हैं, इसीलिए उन पर वो ज़्यादा मेहरबान हैं। देश की तमाम शारीरिक, तमाम सरकारी संपत्तियां जो अभी तक लाभ के उपक्रम रहे हैं, एक एक करके उनको अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी अंबानी के हवाले करके ये साबित करना चाहते हैं कि आज केवल देश में 2 पूंजीपति हैं और वही सबसे गरीब हैं, और इसीलिए देश की सारी संपत्तियां उनको परोस रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश भी खतरे में है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं। संविधान भी खतरे में है, क्योंकि आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसलिए इसको देखते हुए आज इंडिया अलायंस इस देश की जरूरत बन गई है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यद्यपि अभी नवगठित, नवसृजित पार्टी है, इसलिए हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अलायंस में हिस्सेदार बनाते हैं तो भी, नहीं बनाते तो भी, हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो इंडिया गठबंधन के साथी तो आप पहले से थे, क्या आपकी आवश्यकता के अनुरूप काम नहीं हो रहा था? क्योंकि तमाम आरोप आपने लगाए थे जब इस्तीफा दिया था समाजवादी पार्टी पर। हालांकि अब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सपा भी है गठबंधन में, तो अब कैसे तालमेल खाएगा अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था, आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर मैंने जो आरोप लगाया वो आरोप भी सिद्ध हो गया। जिन पर समाजवादी पार्टी को बहुत गुमान था, बड़ा घमंड था, वो एक नहीं 6 लोग इकट्ठे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दे करके अपने असली चेहरे को उजागर कर दिए हैं। हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कल तक समाजवादी पार्टी का मेरे द्वारा किए जा रहे जनाधार बढ़ाने के प्रयास का विरोध कर रहे थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए हैं। मेरा यही आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे विधायक, पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा आरोप 100% उस दिन सही हो गया जिस दिन राज्यसभा के चुनाव में उनके चेहरे बेनकाब हुए। सपा से कोई मलाल नहीं है आपका? सर, बीजेपी की लिस्ट चाहिए पहली, उसमें आपको क्या लग रहा है कि पिछड़ों की और दलितों की अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई है? देखिए, बीजेपी में भी जो दलित और पिछड़े चेहरे किसी भी रूप में हो, सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति का विधायक, अनुसूचित जनजाति का विधायक सांसद, या पिछड़े वर्ग का विधायक सांसद, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी
प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो भी दलित आदिवासी पिछड़े सांसद विधायक मंत्री हैं वो दलितों आदिवासियों पिछड़ों के दुश्मन हैं। और यही कारण है कि आज दलितों आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है और वो गूंगे बहरे अंधे बनकर तमाशबीन देख। समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा वापसी हो सकती है। और वही 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान था, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे एससी ओबीसी की 3271 बीघा जमीन, लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला और वो परिवार एससी ओबीसी का आज वो मरने के कगार पे है। मैं आपसे सहमत हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दलित आदिवासी पिछड़ों के नाम पर जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब केवल पिछड़ों के दुश्मन हैं। क्योंकि जब भी इन पर जनजातीय अत्याचार होता है, इनका आरक्षण खत्म हो रहा है, तो कोई भी एससी एसटी ओबीसी का विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है वो अपने कुर्सी के सौदागर हैं। सही मायने में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हितों की अनदेखी करने वाले लोग उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते। मौर्य जी, अखिलेश यादव अगर आपको दोबारा बुलाते हैं पार्टी में, जिस तरह से अखिलेश यादव को पता आपके जो विरोधी थे जिनसे आपका मतभेद था वो लोग तो चले गए, तो क्या आप दोबारा से आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, श्री अखिलेश यादव जी से मेरा कोई मनभेद नहीं है। मतभेद था, वैचारिक भेद था, और इसीलिए मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत वार्ता की थी। संतोषजनक वार्ता न होने के नाते 13 फरवरी को मैंने पत्र लिखा था। 13 फरवरी से एक हफ्ते तक मैंने इंतजार किया। 13, 14, 15, 16, 17 उनका कोई भी दूरभाष पर रंच मात्र भी वार्ता का प्रयास भी नहीं किया गया। 18 को मैंने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि अब नई पार्टी बनाऊंगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 जनवरी को मैंने नई पार्टी गठन भी कर दिया। इसलिए अब वापसी और विलय तो संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, अखिलेश यादव जी से न हमारी कभी कोई बैर था, न कोई दुश्मनी थी। हम पहले भी उनका सम्मान करते थे, आज भी उनका सम्मान करते हैं, आगे भी उनका सम्मान करते रहेंगे। जब आप करेंगे कि आप बहन जी की तरह हैं, बहन जी के बहुत सारे नेता, बसपा के बहुत सारे नेताओं को साथ लाने की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो बसपा के साथ भी जा सकते हैं। अब अगर इस प्रश्न को आप दोबारा उठा लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कांग्रेस तो बीएसपी को मुहिम बढ़ा रहा था, चला रहा था, वही मुहिम आगे चलाऊंगा। बीएसपी में जब आप थे तो आप तो बीएसपी के साथ भी जा सकते हैं। मैं जो बीएसपी छोड़ के आया हूं इसी बिना पर कि अगर मानवर कांशीराम जी के दिए गए स्लोगन को नहीं बदली होती तो आज बीएसपी की दुर्दशा नहीं हुई होती। मानवर कांशीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इन्होंने मानवर कांशीराम जी के निर्माण प्राप्त होते ही नारे को बदल दिया, नारे का दूसरा शक्ल दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी तैयारी के फार्मूले पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग संसाधन विहीन हैं, उनकी तैयारी कभी भी हमारे उन लोगों के तुलना में पर्याप्त कभी नहीं हो सकती जो सर्व गुण संपन्न है, सर्वधन से संपन्न है, बल से संपन्न है। यानी जो धन बल हर चीज से संपन्न है, उनके मुकाबले में इनकी तैयारी न्यून होती, जिसके बिना पर मैंने उस समय राष्ट्रीय महासचिव पद का छोड़ा था और नेता विरोधी दल कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उसको भी छोड़ा था। तो जिसको मैंने छोड़ा वहां जाने का औचित्य नहीं। सपा को भी छोड़ा है तो वहां भी नहीं जाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमने पहले कही दिया, हम अलायंस में साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन हो गया तो अब उस पार्टी का विलय होने का तो कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के इस प्लेटफॉर्म से हम आगे जाएंगे। अगर कहा जाएगा तो प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं। जब इंडिया अलायंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रचार से परहेज क्यों? प्रचार करेंगे, मंच पे दिखेंगे। स्वामी जी, विधायकों पर जो आरोप है, भाई इंडिया अलायंस में जो भी प्रत्याशी होगा, इंडिया अलायंस का नेतृत्व जहां भी कहेगा, हर जगह
मेरी सेवा उपलब्ध रहेगी। स्वामी जी, मायावती के भतीजे हैं आकाश और आनंद, उनको केंद्र ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी, इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं कि उनकी सक्रियता है उत्तर प्रदेश में। हमें खुशी है कि मैं तो सुरक्षा की 2 साल से मांग कर रहा हूं, न प्रदेश सरकार का दिल पसीजा, न केंद्र सरकार का दिल पसीजा, लेकिन उन्होंने आनंद जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर के दरियादिली दिखाई। मैं इस पर खुशी इजहार करता हूं और हम समझते हैं कि इस प्रकार की जरूरतमंद सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। भाजपा तो कह रही थी आपको कैबिनेट मंत्री बनाया था, भाई सुरक्षा तो आपके पास थी, आप ही छोड़ के चली गई। हाँ, आपका कहना सही है। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कैबिनेट मंत्री पद इसीलिए छोड़ा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों के को नियुक्ति पत्र न दे करके उनके जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था जो चयनित नहीं भी थे। यह गलती पकड़ी गई भारत सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बनाई, उसमें भी सच पाई गई। माननीय हाई कोर्ट ने उन वंचित लोगों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया। 2 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालयों में बिना किसी विज्ञापन के एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि चूंकि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए, जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया था। प्रस्ताव नहीं रोका गया, इसीलिए उस समय मैंने मंत्रिमंडल को छोड़ा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के हकों पर डकैती होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे कितना भी महत्वपूर्ण पद क्यों न हो, उसको छोड़ करके सड़क पर संघर्ष का रास्ता जरूर अख्तियार करेंगे। सवर्णों के लिए क्या विचारधारा है आपकी, क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये कि यद्यपि आपको शायद यहाँ का सामाजिक ताना बाना नहीं मालूम, सामाजिक ताना बाना यह है कि भारतीय संविधान बनने के पहले, यानी अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले, इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनको गुलाम बना के रखा गया था। उन्हें सामाजिक न्याय मिला अंग्रेजी हुकूमत में। भारतीय देश आजाद हुआ, भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार दिया, जिससे कि आज आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं भी अब पढ़ने भी लगी, कंपटीशन में बैठने लगी, सभी विकास के योजनाओं में बराबर सहभागीदार बनने लगी। तो स्वाभाविक रूप से हम किसी के विरोधी नहीं है। हम सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी जब EWS का आरक्षण आया है तो उसका सबने स्वागत किया। किसी पार्टी का कोई रहा हो, सबने स्वागत किया। हम सामान्य वर्ग के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी वर्ग विशेष के हक पर डकैती डाल करके किसी को उसका भोजन करा देना, किसी का जिसका पेट भरा हुआ उसको जबरदस्ती और खिला देना, ये गलत है, उसका मैं विरोध करता हूँ।